टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर हम चर्चा करेंगे किन किन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नहीं है जरूरत, शेयर की बिक्री पर एडवांस टैक्स का कैसे करें कैलकुलेशन, और साथ में भी बताएंगे अगर आप अपना जीएसटी नंबर सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या है इसका तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी एक मुद्दा जो हर टैक्स पेयर जिसका खास ख्याल रख रहा है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के। अब इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी को फाइल करना है, ये कम बेसी पता होता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो लोग कौन है जिनको राहत के तौर पर देखा जाए, खुशखबरी के तौर पर देखा जाए। गौरी, कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है? देखिए लक्ष्मण, वैसे तो अगर हम देखें तो जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो उनको तो रिटर्न भरनी नहीं है, प्रोवाइडेड वो बाकी किसी क्लॉज में फॉल नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार जो है वो सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी चीज़ों में राहत देती है, जैसे उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी ज़्यादा होती है, उनको कुछ डिडक्शंस भी ज़्यादा मिलती हैं और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सरकार सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा देती है। तो इसमें से एक प्रोविज़न ये है कि अगर आप 75 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के हैं और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की है, यानी आपको कोई बिजनेस इनकम नहीं हो रही है, आपको एक ही बैंक में पेंशन आती है, उसी बैंक में आपको इंटरेस्ट आता है, आपको और बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट्स में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में आपको पेंशन या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इस केस में आप सीधा सीधा बैंक जा सकते हैं, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, इंटरेस्ट इनकम कितनी भी हो, पेंशन कितनी भी हो, सीधा सीधा बैंक जा सकते हैं। वहाँ पर आप सारी डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि ये आपकी इनकम है, ज़्यादातर चीज़ें बैंक को पता होंगी। उसके अलावा आपकी कौन सी डिडक्शंस है वो सब कैलकुलेट करके बैंक पूरा टीडीएस आपका काट लेगा और आप समझ लीजिए कि आपकी रिटर्न भर दी गई है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके जो रिटर्न भरने का प्रोसेस होता है वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें शर्त एक है कि आपका बैंक अकाउंट एक ही होना चाहिए जिसमें आपका पेंशन भी आ रही हो या फिर जो भी आपके सैलरी इनकम जो भी है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट भी आ रहा हो। ऐसा अगर मान लिया कि हमने पेंशन अकाउंट मेरा किसी एक बैंक में, दूसरे बैंक में हमारा कोई एफडी से इनकम हो रहा है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा? नहीं, फिर शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक को लिंक नहीं कर पाएंगे ना। आपको तो एक ही बैंक में अगर आ रहा है, ये सरकार ने ये प्रोविजन लाया ही इसलिए है कि एक ही बैंक हो तो तभी कन्वीनियंट होगा। दो बैंक्स होंगे तो फिर वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आगे जाके शायद हो जाए। एक और फाइन प्रिंट आपने बताया कि आपके कोई बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। मान ली किसी को रेंट से इनकम हो रहा है, जो कि सीनियर सिटीजन को रेंट इनकम एक आम इनकम का जरिया होता है, तब भी वो इसके इसमें कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो पेंशन है और जो इंटरेस्ट है वो वाली इनकम आपकी होनी चाहिए और वो उसी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको सिर्फ पेंशन और बैंक इंटरेस्ट आता है और एक ही बैंक में आता है, लेकिन जितने भी हैं आई थिंक उनको रिटर्न भरने में जो प्रॉब्लम होती है वो अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन 75 ईयर से ज्यादा के हैं, उनके लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है, लेकिन शर्त उसमें कई सारी शर्तों का ख्याल रखिएगा, तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से नथु लाल लोहार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नथु लाल जी नमस्कार, बताएं टैक्स गुरु क्या आपके लिए कर सकता है? सर मैडम मेरे को नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो मैं रिटायर हुआ 31 जनवरी 21 को। ठीक है ना। वो तो पीएफ मैंने अभी विड्रॉ किया नवंबर 22 में, तो किस सेक्शन में इसको आईटीआर में दिखाना है? एक दूसरा, मैं कुछ शेयर की ट्रेडिंग वगैरह कर लेता बेचता हूँ, तो वो एसएफटी ट्रांजैक्शन पूरे नहीं आ रहे हैं उसमें एआईएस में। ठीक है। तीसरा, मैंने अपने बेटे और बहू को 15-15 लाख रुपए दोनों को मकान बनाने के लिए दिए थे, वो नेफ्ट और जैक से दिए हैं। और मेरे को कौन सा आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? मैं पेंशनर हूँ
EPFO की पेंशनर 3800 रुपये पेंशन आती है। ठीक है, देखिए तीनों सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। पहले आपने पूछा पीएफ का जो इंटरेस्ट है, तो जो पीएफ का इंटरेस्ट है वो आप सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट करके दिखाएंगे। आईटीआर में उसका कॉलम आपको दिख जाएगा और आपको उसको अपनी इनकम में ऐड करना है, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा आपने पूछा कि आपकी एसएफटी ट्रांजैक्शंस में आपकी शेयर ट्रेडिंग की सारी जानकारी नहीं आ रही है। तो देखिए जो एसएफटी ट्रांजैक्शन है उससे आपको कोई, अगर आपकी कम आ रही है एसएफटी ट्रांजैक्शन, फिर तो आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा आ रही है तो आप एक ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। हालांकि आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, क्योंकि एक्चुअल में वो है ही नहीं। तो अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने 1 करोड़ का मकान लिया, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों 50-50 के मालिक हैं, और एक आप ही के अकाउंट में, आप ही के एसएफटी ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ रुपए आ गए, तो थोड़ा सा लगता है कि इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे में क्यों दिखा रहा है, तो आप वो रेक्टिफाई करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा आपने पूछा कि आपने अपने बेटे और बहू को 15-15 लाख रुपए दिए हैं घर बनाने के लिए। तो देखिए, तो आपने अपने बेटे को जो 15 लाख रुपए दिए हैं उस पे तो आप बेसिकली समझ लीजिए कि आपने वो गिफ्ट ही दिया है। अगर आप वो पैसा वापस नहीं लेंगे, अगर लोन के तौर पे लिया है तो अलग बात है। अगर गिफ्ट के तौर पे आपने दिया है तो आपके बेटे को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना और आपको तो वैसे ही नहीं देना। तो आप एक गिफ्ट डीड बना लीजिए कि आपने ये पैसा अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर दिया है। लेकिन जहाँ आपने अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट तो वो भी एग्जेम्प्ट है उनके हैंड्स में, उनको भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, आपको भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जब आपकी डॉटर इन लॉ उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगी, अगर तो वो घर बना के उस घर में रह रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर उस घर को रेंट पे दे देती हैं और उससे इनकम आ रही है तो वो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी, जिसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। ये डॉटर इन लॉ के केस में होगा, सन के केस में नहीं होगा। तो नथुलाल जी, उम्मीद करता हूँ तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। एक बेटे को तो दिया पैसा और एक बेटे की बहू को पैसा दिया मकान बनाने। हाँ जी, तो अगर उससे वो मकान बना के खुद रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वो एक तरह से गिफ्ट हो जाएगी। आप एक डीड बना लीजिए या ईमेल कर दीजिए या कोई चिट्ठी उनको लिख दीजिए कि ये पैसा मैंने इस दिन इस चेक से या इस एनईएफटी का रेफरेंस नंबर से मैंने ट्रांसफर किया है और ये गिफ्ट के तौर पे किया है। तो आपके बेटे और आपके बहू को इस पैसे पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, तो बिल्कुल साफ है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप आपस में चर्चा करके पूछिएगा टैक्स गुरु के पास। टैक्स गुरु फिर से आपके सवालों को दूर का जवाब देने की कोशिश करेगा। चलिए अब चलते हैं नवी मुंबई, जहां से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। प्रवीण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? जी नमस्कार, प्रवीण रत्नपार से बोल रहा हूँ, नवी मुंबई से जी। सर मेरा 2017 से यूटीआई यूलिप 15 ईयर प्लान में एसआईपी चालू है। तो अब नए नियम के अनुसार अप्रैल 23 के बाद जो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन बेनिफिट बंद कर दिया है। तो मेरा यूटीआई का जो यूलिप मैच्योर होगा तो ये टैक्स फ्री रहेगा अप्रैल 23 के बाद जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, इस पे टैक्स लगेगा? देखिए, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कट ऑफ डेट से पहले की हैं उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म पे जा रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा और इंडेक्सेशन तभी मिलेगा। बट अगर कट ऑफ डेट के बाद आपने की है ट्रांजैक्शन तो उसमें आपको ना इंडेक्सेशन मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म है, और इसको समझ लीजिए कि आपका वो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म ही मान लिया जाएगा। इसीलिए बहुत लोगों ने कट ऑफ डेट से पहले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया, जो लोग डेट में जाना चाहते थे, ताकि ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो उनको मिल सके। लेकिन आपकी जो परचेजिंग है वो काफ़ी पुरानी है तो उस केस में आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर नहीं मिलेगा। संतुष्ट हैं सवाल के जवाब से? कुछ और कंफ्यूजन आपके अंदर है? जी सर, एक ही रहे कि 2023 के बाद जो एसआईपी चल रही है अप्रैल 23 के बाद, उसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट मिलेगा मुझे? नहीं, उस पर आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपका बेसिकली वो आपकी इन्वेस्टमेंट बाद की डेट की है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन। उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कंसल्टेंट और प्रोफेशनल के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन करने का एक नया नियम आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। नियम क्या है और कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, नया टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, इसको लेकर के अब जैसे समय नज़दीक आ रहा, लोगों में कौतूहल है क्या करें क्या नहीं करें, तो लोगों ने रिटर्न फाइल करना शुरू भी कर दिया है। तो वित्त मंत्री ने ये कहा था बजट के दौरान कि अब न्यू टैक्स रिजिम आपको चुनना नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका माना जाएगा। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते तब आपको चुनना है, इसके लिए फॉर्म में सुझाया था। लेकिन बीच में एक सीबीडीटी की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जो कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स के लिए हमें लगता है कुछ अलग नियम जारी, क्यों, क्या है नियम और उनके लिए किस तरह से उपयोगी है? देखिए, ऐसा है लक्ष्मण कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अब ख़त्म हुआ है और अब हम जिसकी रिटर्न भर रहे हैं जून जुलाई में, तो उस केस में आपका जो न्यू रिजीम है, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 10IE भरना होता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या जैसे आपने बोला कंसल्टेंट है या प्रोफेशनल है, क्योंकि वो भी बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो उस केस में आपको 10IE भरना ज़रूरी है अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले। जब आप फॉर्म 10IE भरेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो आपको रिटर्न में दिखाना होता है कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। लेकिन अब से, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें आपकी डिफ़ॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम कर दी गई है। तो अगर अब अगली बार जब जो भी रिटर्न भरेगा, इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न भरेगा अगले साल, उस केस में अगर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IE भरना होगा ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने के लिए, वरना आपका जो न्यू रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये कंसल्टेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए है। देखिए, जो अभी आप रिटर्न भर रहे हैं, जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे और आपकी बिजनेस इनकम है, और ये जो कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स हैं ये बेसिकली बिजनेस इनकम ही मानी जाती है, तो उस केस में अगर आप न्यू रिजीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10IE भरना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, यानी कंसल्टेंट, प्रोफेशनल या कोई भी बिजनेस इनकम है, तो आपके पास हर साल स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है या जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है उनकी बात है, वो हर साल स्विच कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बिजनेस वाले सिर्फ एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें अगर सैलरी वालों के हिसाब से थोड़ा बता दें कि उनके पास बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम हो गया है, अगर उनको जाना है ओल्ड में तो क्या करना हो, तो उसके लिए कोई फॉर्म अलग से भरना है? बिल्कुल, अगर अगले साल की हम बात करेंगे तो उनको भी भरना होगा अगर उनको ओल्ड रिजीम में जाना है। तो अभी कोई चांस है उनके लिए, सैलरीड क्लास के लिए, कि ओल्ड चुन लिया हो फिर वापस मन करे कि नहीं हमें न्यू में जाना है, रिटर्न फाइल नहीं किए हो तो कोई? नहीं, देखिए, जैसे आपने डिक्लेरेशन दे दी कंपनी में, आपने बोल दिया कि हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए और आपने जब रिटर्न भरने बैठे आपने देखा कि आपकी न्यू रिजीम बेटर है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं न्यू रिजीम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर, चलते हैं दिल्ली, जहां से विशाल जैन साहब का सवाल आया है। ईमेल के जरिए सवाल भेजा इन्होंने। दरअसल इनका मामला जो है वो एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन से है, और ये इनकी आमदनी जो होती है गौरी, वो होती है शेयर से, शेयर में खरीद फरोख्त करते हैं। इनका कहना है कि शेयर बाजार से जो शेयर की खरीद बिक्री करते हैं तो उसमें एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि स्क्रिप्ट वाइज डिटेल तो वहाँ होती नहीं है। देखिए विशाल जी, जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आपको ये प्रोफेशनल से भरवाएंगे, वो किसी सॉफ्टवेयर से भरेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर में तो आप एक एक डिटेल डालते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की, जो आप खुद भर रहे हैं, ऑनलाइन आप भर रहे हैं, तो उसमें भी जब आप रिटर्न भरते हैं तो आप देखेंगे उसमें एक कॉलम होता है जिसमें आपको जो कैपिटल गेन की डिटेल है वो आपको क्वार्टर वाइज देनी होती है, तो वो आपका उस क्वार्टर के हिसाब से आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक फिगर डाल दी कैपिटल गेन की और उस पर पूरे साल का आपको इंटरेस्ट लग गया क्योंकि आपका डिले हो गया पेमेंट, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। आप वो क्वार्टर जो डिटेल क्वार्टर वाइज मांगी गई है उसको ठीक से भरेंगे तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा जिस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना चाहिए। एक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब रिटर्न देखेंगे बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि उसमें से 4 कॉलम बने हुए हैं कि ये 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, से 4 क्वार्टर आपको दिख जाएंगे। तो आप अपना कैपिटल गेन खुद से देख सकते हैं कि आपको कौन से क्वार्टर में कैपिटल गेन हुआ है, आप उसको उसमें डाल दीजिए। इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल विशाल जी, इसका इस तरीके से आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करें जैसा कि गौरी ने बताया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और अगली बार आपसे सीधी हम बातचीत भी करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर इसमें दीजिएगा
और फिर टैक्स गुरु से आपकी बातचीत कराएंगे। चलते हैं जीएस आनंद जी के पास दिल्ली, जो कि काफ़ी थोड़ी देर हम लोग इनको फ़ोन पे इंतजार भी कराया है। जीएस आनंद साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन ये पता करना था। मैंने जीएसटी ले रखा है। जीएसटी मेरा कपड़ों का, कपड़ों की ट्रेडिंग का काम है। अच्छा। अब उसमें लॉस होने की वजह से मैं जीएसटी सरेंडर करना चाहता हूँ। अच्छा। बट मेरे सीए मुझे बोल रहे हैं कि आप जीएसटी सरेंडर नहीं कर सकते जब तक उसमें आपका इनपुट पड़ा है। आप पहले उस इनपुट को यूज करें। तो क्या ये सच है सर कि पहले मुझे वो इनपुट फिनिश करना पड़ेगा जो टैक्स का मेरे पास जीएसटी का पड़ा हुआ है? सबसे पहले सरेंडर कर सकता हूँ? सबसे पहले तो ये बताएं आनंद जी, लॉस क्यों हुआ? बाहर की वजह से कि आपकी तरफ से कोई गलती हो गई? सर थोड़ा कोरोना की वजह से भी वो था। अच्छा, कोरोना की वजह से जिनके पास पेमेंट की, वहाँ से पेमेंट वापस आ नहीं पाई। अच्छा। तो अभी कपड़ों का कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है? हाँ सर। तो इस चक्कर में वो बंद कर दिया है। अब पिछले 4-5 करीबन 6 महीने से 0 की जीएसटी भर रहे हैं। ना वो सरेंडर करने दे रहे हैं, ना इसका इनपुट का कुछ बता रहे हैं कि कैसे मैं इस इनपुट को यूज करूं। तो आप कपड़े क्या स्टिच करते थे और फिर इसको मार्केट में नहीं बेचते? सर, ट्रेडिंग का काम था सर। ट्रेडिंग का काम था। अच्छा। तो क्या किया जिनके तो बड़ा दुखद है कि कारोबार चल नहीं पाया कोरोना? लक्ष्मण, ऐसे काफी केसेस सामने आए, स्पेशली कोरोना में, जैसे उन्होंने कहा, तो ऐसा तो बहुत कॉमन केस है, ये हुआ है। तो इस केस में देखिए, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, अब आप उस स्टॉक का क्या करेंगे? या तो आप उसको बेचेंगे। अब बेचने का ऑप्शन होता तो आपका बिजनेस कंटिन्यू होता, वो आपके पास नहीं है, तो आप उसको स्क्रैप करेंगे। तो जब आप उसको स्क्रैप करेंगे, उसके ऊपर भी जीएसटी की इम्प्लीकेशन है। तो उस स्क्रैप करने के बाद जो आपका इनपुट है वो यूटिलाइज हो जाएगा। और जो आपके सीए कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आपको जो इनपुट है उसको पहले जीरो करना है। तो आप इसको स्क्रैप कर दीजिए, इनपुट को आप जीरो कर दीजिए, उसके बाद आप इसकी सरेंडर की एप्लीकेशन डाल दीजिए। अच्छा, मान लीजिए इनके पास कुछ स्टॉक ना पड़ा हो तो क्या करेंगे? देखिए, अगर स्टॉक नहीं है, इसका मतलब इनपुट भी नहीं होगा, क्योंकि इनपुट क्या मामला है? स्टॉक है? इनपुट तो पड़ा हुआ है। स्टॉक जो था वो स्क्रैप में बेच दिया। अच्छा, लॉट की लॉट। तो उसके बाद मेरे पास इनपुट नियर अबाउट 40-45,000 का इनपुट पड़ा है। अच्छा, स्क्रैप आपने बेच दिया उसको? स्क्रैप करके बेच दिया सामान। अब जो उस टाइम बिल काटा वो स्क्रैप के हिसाब से बिल काट दिया। अब उसके बावजूद इनपुट पड़ा है, वो कह रहे पहले इसको डिस्पोज करो। अब वो कैसे करूं सर? मेरे पास तो सामान है ही नहीं, तो मैं कैसे किस चीज का बिल काटूं? मुश्किल है ये तो, किस चीज का बिल काटेंगे? नहीं, देखिए, स्क्रैप पे आपको फिर या तो कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है, क्योंकि देखिए, जब आपका इतना इनपुट खड़ा है और आपका स्टॉक खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। या तो स्क्रैप भी आपने, क्योंकि जब आप बेच रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू आपको कपड़े की मिली होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने रद्दी में बेचा होगा। तो कोई, या तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, हो सकता है अभी आपकी जो क्योंकि सितंबर तक आप जो है अपनी रिटर्न में चेंजेस कर सकते हैं, तो आप उसमें अगर आपकी कोई अमेंडमेंट है, कुछ है, वो आपको कैलकुलेशन एक बार देखनी पड़ेगी और वो अमेंडमेंट फाइल करके आप उसको जीरो कर सकते हैं। हमारे साथ संपर्क करने के बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। चलते हैं अगले सवाल के पास। ये रामानंद यादव जी का सवाल आया है। ये दरअसल एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने जनवरी 2012 में प्राइवेट डेवलपर से एक प्लॉट खरीदा था और 1 महीने बाद प्लॉट मिला भी इनको और 2015 तक 95% इंस्टॉलमेंट में इन्होंने पैसे दे दिए थे। अब 2019 में रेरा के पास रिफंड के लिए अर्जी दी थी इन्होंने और 2023 में ब्याज के साथ इनको रिफंड मिला भी था। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्याज के साथ रिफंड मिला था उस पर टैक्स की देनदारी क्या बनती है? ठीक है, तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हो गई। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और एक आपका इंटरेस्ट हो गया। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें तो आपको एज इट इज, जैसे आपने सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए दिए थे तो आपको 1 लाख रुपए वापस आ गए, तो आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आप ही का पैसा था, आपको वापस मिल गया। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी दे दिया, तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है ये आपकी इनकम हो जाएगी। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको इसको दिखाना होगा और इसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब टैक्स आप देंगे इसके ऊपर स्लैब रेट, कोई फ्लैट रेट नहीं है, तो जिस भी स्लैब में आप फॉल करते हैं उस रेट पे आपको इस पे टैक्स देना होगा। यानी अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% का टैक्स इस पे देना होगा। तो 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर जिस स्लैब रेट के हिसाब से आते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पर टैक्स आपको देने की जरूरत है। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अच्छा हुआ कि रिफंड आपको मिल गया, वरना कई लोग रिफंड के इंतजार में महीनों महीनों रह जाते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे टैक्स की उलझने
इन्हें दूर करने के और भी कई सारे तरीके। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अभी भी एक अच्छी खबर यह है कि टैक्स को लेकर के लोगों में जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि पिछले साल आप देखें तो 8 जुलाई तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ITR फाइल किया था। अब ITR फाइल करने वालों की संख्या बढ़ने वाली लगता है, क्योंकि इस साल 26 जून तक ही 1 करोड़ की संख्या पार कर चुके हैं। तो लगता है इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा ITR फाइल करेंगे। हम लोगों की कोशिशें काफ़ी रंग ला रही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, टैक्स को लेकर जागरूक रखिए। क्या अंतिम समय पर कुछ टिप्स दीजिए, चूँकि अब तो महीना खत्म होने वाला है, 31 मार्च तक उनको ITR फाइल करना है। 31 जुलाई तक। एक्चुअली लक्ष्मण, बात यह है कि पिछली बार सबको उम्मीद थी कि हर साल की तरह डेट बढ़ जाएगी और सरकार ने डेट बढ़ाई नहीं, तो इस बार ज़्यादातर लोग समय से रिटर्न भर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म सही सिलेक्ट करना है। अगर आप फॉर्म ही गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। दूसरा, आपको सारी इनकम दिखानी है। जो भी आपको इनकम है, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस, रेंट या सैलरी है, कुछ भी आपकी कैपिटल गेन है, जो भी आपकी इनकम है वो सारी दिखानी है, कुछ भी मिस नहीं करना। स्पेशली अगर आपकी कोई इनकम 26AS और AIS से मैच नहीं हो रही है, यानी कि कुछ आपकी कम आप दिखा रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली नोटिस आएगा। तो 26AS और AIS अपना अच्छे से चेक करने के बाद ही आपको रिटर्न भरनी है। और दूसरा, जब आप रिटर्न भर लेंगे, जब आप उसको सबमिट कर देंगे, तो आप अगर E-वेरीफाई करना भूल जाते हैं तो आपकी रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाती। तो और अब E-वेरिफिकेशन का टाइम भी कम कर दिया गया है, तो आप हाथ के हाथ उसको E-वेरीफाई कर दें, ताकि आपका अगर कोई रिफंड भी बनता है तो वो जल्दी आ जाए, रिटर्न प्रोसेस होनी है तो जल्दी हो जाए और आप भूल ना जाएं। क्योंकि अगर आप इसको डिले करते हैं कि इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, तो E-वेरीफाई करना बहुत लोग भूल जाते हैं। और बिल्कुल एक बात और, जो आखिरी समय में आप लोग रिटर्न फाइल करने की आदत है, उस आदत को छोड़ दीजिए और आखिरी समय में ट्विटर पे एक मुहिम चलाना है कि ITR फाइल करने के लिए और वक्त दीजिए, हमें लेट हो गया, हमारा वेबसाइट नहीं चल रहा है, हैंग कर रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। वो सारे बहाने को छोड़ दीजिएगा और जितना अभी बहुत समय, अभी भी 1 महीने का वक्त है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, किसी भी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसमें कहीं को उलझन हो तो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम आपसे सीधे संपर्क कर सकें। फिलहाल कर दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।